तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोगों का जो लेक्चर चल रहा था लास्ट में, उसमें हम लोग क्वेश्चंस को देखा था और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। मैं इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊंगा। ये भी एच सी वर्मा सर की बुक के ही क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है उसमें मोर देन वन क्वेश्चंस करेक्ट हैं। तो दो तरीके का ऑब्जेक्टिव है मैंने जो लिए हैं एमसीक्यू। पहले तो एमसीक्यू अभी जो चलाऊंगा मैं, उसमें ओनली वन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो दूसरे टाइप के होंगे एमसीक्यू, उसमें मोर देन वन आंसर करेक्ट होगा। राइट, इसी तरह से मैं जब मैं उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो दोनों भी लोग देखेंगे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी करने वालों को फायदा ये होता है कि आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्वेश्चन को कैसे रीड करना है। क्योंकि आप जितने बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, आपके रीड करने का तरीका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कई बार आपने देखा होगा, जब आपको टीचर क्वेश्चन को सॉल्व कराता है तो वो आपको पूरी तरह से समझ में आता है, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को खुद करते हैं तो वो आपको समझ में नहीं, मतलब आपको समझ में नहीं आता मुझे करना क्या है। उसका वन ऑफ द रीजन ये भी होता है कि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ें। इसीलिए मेरा मोटिव ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन अपनी जो वीडियो सीरीज है सब सब्जेक्ट चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा वो ये, अ वेक्टर इज नॉट चेंज। वेक्टर चेंज नहीं होगा कब, इफ। तो पहला उन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया है कि भैया कब नहीं होगा, जब इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल, आर्बिट्रेरी एंगल। वेक्टर चेंज नहीं होगा, वेक्टर इज नॉट चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल। वेक्टर को अगर किसी एंगल के थ्रू रोटेट कर दिया जाए, जैसे ये एंगल था, दो वेक्टर थे इस तरीके से, ये सोचो ये एक्स एक्सिस था और ये कोई वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर है ये आपके पास। अब इसका हमने क्या करा, इसका एंगल चेंज कर दिया। अब थीटा ना होके कोई दूसरा थीटा है, लेट्स से ये थीटा 1 है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो आपका एंगल है, ओरिएंटेशन जो है वो आपका चेंज हो चुका है। वेक्टर अभी भी वही है, मैग्नीट्यूड वही है वेक्टर का, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। तो बोल रहे हैं कि वेक्टर चेंज कब नहीं होगा, तो रोटेट थ्रू एन आर्बिट्रेरी एंगल। दूसरा दूसरा आंसर है आपके पास, इट इज मल्टीप्लाइड बाय द आर्बिट्रेरी स्केल। राइट, किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तब चेंज नहीं होगा। इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। अगर किसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें किससे, यूनिट वेक्टर से, तभी वेक्टर चेंज नहीं होगा। इफ इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि इट वेक्टर चेंज कब नहीं होगा, वेक्टर चेंज तब नहीं होगा जब इसको अपनी ही पैरेलल कर दिया जाए। मतलब जो भी लेट्स से ये मेरा वेक्टर है, इस तरह से वेक्टर ए है ये मेरे पास। वेक्टर चेंज कब नहीं होता, वेक्टर डिपेंड करता है दो चीजों पे, है ना। दो चीजों पर डिपेंड करता है, सभी को पता है। पहला मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। राइट, दूसरा डायरेक्शन होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, इसका मतलब आप एंगल को चेंज कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। डायरेक्शन चेंज होती है, वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो ये आंसर तो गलत हो गया। इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्रेरी स्केलर, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ऑफ कोर्स मैं तो ये आपसे कह सकता हूँ ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप एंगल में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। बट आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको बताना है वेक्टर नॉट चेंज। इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर। किसी यूनिट वेक्टर से हम लोग किसी वेक्टर को मल्टीप्लाइड कर दें, तो किसी भी वेक्टर को अगर दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है तो आपका जो आंसर निकल कर आता है वो भी एक वेक्टर आता है। तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो ऑफकोर्स बचा ये, और ये आंसर होगा इफ इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर ये मेरे पास वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया ए है। अब मैं इसी वेक्टर को कुछ स्लाइड कर देता हूँ पैरेलली। इस मैंने जो वेक्टर था, इस वेक्टर को उठाकर जस्ट ऊपर कर दिया, बट पैरेलल है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई है, डायरेक्शन भी चेंज आपकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई है,
और आपके पास मैग्नीट्यूड भी वही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ है, राइट। क्योंकि आपके पास जो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए था उसका मैग्नीट्यूड ए है, स्मॉल ए, अभी भी वेक्टर वही है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अभी भी वही होगा, लंबाई होता है मैग्नीट्यूड का मतलब। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है which of the set given below may represent the magnitudes of these of three vectors adding to 0। क्वेश्चन को देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझिए। विच ऑफ दी, आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्वेश्चन को जो डिजाइन करा गया ना वो इस तरह से करा गया जल्दी समझ में ना। विच ऑफ दी सेट, ऑफ कोर्स सेट दे रखा है कोई, रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेक्टर्स एडिंग टू 0, राइट। तो कभी भी एडिंग टू 0 होगा, इसका मतलब कोई भी वेक्टर्स को मैं कुछ इस तरह से जोड़ूं कि उनका ट्रायंगल बने, और ट्रायंगल बनने का मतलब ये है कि उनका सम 0 आ जाए, राइट। अगर ये कुछ वेक्टर ए है, ये कुछ वेक्टर बी है, राइट, एंड ये कुछ ऑफकोर्स जो रिजल्टेंट आएगा इनका यहाँ पे, और वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। ये कुछ इस तरह से हो जाता है। तो इसी तरीके से ये हमें क्या दे रखे हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, ये वेक्टर का हमें क्या दे रखा है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, राइट। ये यहाँ पर दे रखा है इस तरीके से। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी वेक्टर को किसी भी ट्रायंगल, अगर कोई हमें ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि वेक्टर का मतलब ये भी होता है कि वो ट्रायंगुलर रूल को फॉलो भी करे, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, तो इसकी जो लंबाई है, मैंने मान लिया इस साइड की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये ए है, ये बी है लंबाई, और ये कुछ सी लंबाई है, राइट। मतलब आपको जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है ए, बी और सी। ये क्या दे रखी है, लेंथ है, लेंथ ऑफ द साइड्स। तो ये ट्रायंगल का बेसिक नियम है कि आप उसको याद रखें। मैं आपको बता रहा हूँ, जो दो साइड का सम जो होगा ना, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए तीसरी साइड के। अभी आपने ए और बी को जोड़ा है तो सी से बड़ा होना चाहिए। अब इस तरीके से बी और सी को जोड़ेंगे तो ए से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं बी और सी को जोड़ूं तो वो ए से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं सी और ए को जोड़ूं तो क्या होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए, ए से बड़ा या बराबर होना चाहिए, राइट। ये सिचुएशन अगर आपके पास फुलफिल हो रही है तभी आपका ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, आपको इसको याद रखना है। जब भी कभी आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो उसकी तीन साइड्स होती हैं। आप ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब वो इस नियम को फॉलो करे। कोई भी दो साइड्स का सम, दो साइड्स की लेंथ का सम तीसरी साइड से बड़ा या बराबर होना चाहिए, राइट। इसी तरह से कोई भी दो साइड्स आप चुनेंगे वो तीसरी, उनका सम तीसरी से बड़ा ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ पे तीन केस बन सकते हैं ना, पहला केस ही बन सकता है, दूसरा केस ही बन सकता है, तीसरा केस ही बन सकता है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये, राइट, ओके। तो अब हम देखते हैं, देखिए अगर यहाँ पे इन दोनों को सम करें तो 2 और 4 मिलके 6 बनता है, और 6 8 से छोटा है, तो ऑफ कोर्स ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, ओके। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें, 4 और 8 12 होता है, 4 और 8 12 होता है, 16 से कम है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी नहीं होगा, राइट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 + 4 लेस देन है किससे, 6 से, 8 से, राइट। इसीलिए ये वाला नहीं होगा। अब अगर आप इसको देखते हैं, 1 2 का सम जो होगा वो 3 होगा, जो ऑफ कोर्स 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, सॉरी। यहाँ पर देखिए अगर 1 2 को आप जोड़ेंगे तो 3 होगा, राइट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 1 2 को तो 3 होगा, जो ऑफ कोर्स बड़ा है किससे, 1 से। अब मैं 2 1 को जोड़ूंगा तो ऑफ कोर्स फिर से यहाँ इन दोनों को जोड़ लो तो ऑफ कोर्स इससे बड़ा आएगा 3, और ये 1 से बड़ा है तीसरे साइड। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इन दोनों को जोड़ा तब इससे बड़ा दिखाया, इन दोनों को जोड़ा तो इससे बड़ा दिखाया। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो 1 + 1 इसके बराबर आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के। क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ा तो इससे बड़ा दिखाना था आपको, इन दोनों को जोड़ा तो इससे बड़ा दिखाना था। इसी तरह से अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे इससे बड़ा या बराबर दिखाना होगा। मैंने आपको क्या दिखाया, इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू।
ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। मतलब हमारा आंसर ये हमें लग रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। तीसरा वाला चौथा वाला भी चेक कर लेते हैं इसी बहाने। हमारा आंसर यही होगा, सी वाला। चौथा वाला चेक करते हैं, ये फुलफिल नहीं करेगा। देखिए 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे देखिए 0.5 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 1.5 बन जाता है, जो आपका छोटा है 2 से। तो ऑफकोर्स ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आपको नीट में पूछता है तो ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर जो याद रखने की चीज थी वो ये थी कि ट्रायंगल्स कैसे बनता है। ट्रायंगल का 3 साइड्स होती हैं, जो 2 साइड्स का जो सम होगा वो तीसरी साइड से हमेशा बराबर होगा। कोई भी 2 साइड्स आप चुन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 साइड ली है, ए, बी और सी। तो मैंने किन्हीं 2 को जोड़ा, तीसरे से बड़ा दिखाया। इन 2 को जोड़ा, ए से बड़ा दिखाया। इन 2 को जोड़ा तो उसको बी से बड़ा दिखाया। ओह माय गॉड, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर ये सी और ए जोड़ा है तो ऑफकोर्स आपको यहाँ बी दिखाना होगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे आपको बी दिखाना होगा। राइट, दिख रहा होगा आपको आई थिंक ये पूरा। ये यहाँ पे देख लीजिए, यस मैंने बी कर दिया है, बाय मिस्टेक हो गया था मेरे से वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो बोल रहा है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल अल्फा। जो इन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट है वो अल्फा एंगल बना रहा है ए के साथ में, और बीटा बना रहा है बी के साथ में। राइट, उन्होंने कहा है कि 2 वेक्टर हैं आपके पास ए एंड बी। मैंने मान लिया मेरे पास ए वेक्टर ये है, ओके सॉरी, और ये कुछ बी वेक्टर है। ओके, इनका जो रिजल्टेंट है, लेट्स से इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ बीच से गुजरा है, इन दोनों के बीच से गुजरा है, कुछ इस तरह से गुजरा। राइट, बहुत अच्छे। तो ये जो रिजल्टेंट है वो ए, मतलब जो वेक्टर ए है उससे अल्फा एंगल बना रहा है, ये एंगल अल्फा है। इसी तरह से जो बी से एंगल बना रहा है वो क्या है? बीटा है। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूं आप लोगों के लिए। ये जो एंगल होगा ये बीटा दे रखा है। अब उन्होंने कंडीशंस दी हैं। उन्होंने कहा कि अल्फा बीटा से छोटा है। तो ये बात बिल्कुल भी मतलब नॉनसेंस वाली बात है। हम कैसे बता सकते हैं कोई चीज कितनी छोटी कौन बड़ी है? तो ये बात तो बिल्कुल सिरे से खारिज हो जाती है, इसका कोई लॉजिक नहीं है बात का। वो कह रहा है कि अल्फा जो है बीटा से जब छोटा होगा, अल्फा बीटा से छोटा होगा कब? जब ए बी से छोटा हो, मतलब वेक्टर ए जो है वेक्टर बी से छोटा हो, मतलब ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी से कम हो। जब ए का मैग्नीट्यूड जो है ए की लंबाई बी की लंबाई से कम होगी, मतलब ये जो वेक्टर ए है ना जो मैंने लिखा है इसकी लंबाई कम है बी से, तब क्या होगा? अल्फा जो होगा वो छोटा होगा बीटा से। अल्फा छोटा होगा बीटा से। तो अल्फा किसके बीच का एंगल है? वेक्टर ए के बीच का और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। अब अगर ये छोटा हुआ, लेट्स से मैंने क्या करा, मैंने यहां से यहां तक की लाइन की, ये वेक्टर लेट्स से इतना है, राइट। अब वेक्टर ये है तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरह जाएगा ना, ये वाला रिजल्टेंट था और ये कुछ क्या था हमारे पास, ये कुछ वेक्टर बी था। तो मैंने वेक्टर को छोटा कर दिया और रिजल्टेंट अभी भी वही है, वेक्टर ए प्लस बी। अगर मैं वेक्टर को ए को छोटा करूंगा तो ये वाला जो वेक्टर है एग्जैक्टली वो तो यहीं पर ऐसे करके आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ओह माय गॉड, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा क्या बात कही जा रही है। ये वाला जो एंगल है ना ये बीटा है, ठीक है। मैंने अगर ए को छोटा करा, ए के मैग्नीट्यूड को अगर मैं छोटा करूंगा, बी को मैंने एज इट इज रखा है, राइट। अगर मैंने ए का मैग्नीट्यूड छोटा किया है बी से, ठीक है, तो अल्फा जो है छोटा होगा बीटा से, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कम होगा बीटा से। तीसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं। ऐसा अल्फा जो है वो छोटा होगा बीटा से जब ए बड़ा होगा ए बड़ा होगा वेक्टर बी से, मतलब वेक्टर ए जो है वो बड़ा होगा वेक्टर बी से। ये मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है वो बड़ा होगा ए से, ए का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा बी से। जब ये वाला एंगल बड़ा होगा, मतलब ये जो साइड की लंबाई ये ज्यादा बड़ी होगी और ये छोटी होगी, ये बड़ी है और ये छोटा है, राइट। तो कुछ मेरे पास जो रिजल्टेंट बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा।
ये पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का पैरेललोग्राम बनेगा ये। ओके, तब मैं अगर ये लंबाई छोटी कर दूंगा तो ऑफ कोर्स मतलब मेरे पास जो बेस वाली जो साइड थी ना वो लंबी हो गई है। जब वो लंबी हो गई है और वो वाला जो ये वाला जो वेक्टर था वो छोटा है, तब ये एंगल जो है क्या ये छोटा होगा? यस, ये छोटा होगा। और इससे ये इस वाले केस का अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ग्रीन कलर से। इसको मैं यहाँ ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ बी वाले को। तो वो कह रहा है कि ए जो है बड़ा है, ए बड़ा है बी से, राइट? ए बड़ा है बी से, तब अल्फा जो है ये कुछ बीटा वेक्टर बी आ जाएगा, ये कुछ पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने जो वेक्टर ए था उसकी लंबाई को अगर आप बढ़ा देंगे, लंबाई जब आप बढ़ा देंगे तो ऑफकोर्स ये तो आगे तक जाएगा, ये आगे तक जाएगा, तो ये छोटा होगा, राइट? ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, राइट? ठीक है। अब अगर ये वाला केस जो है डी वाला, ये बिल्कुल बेकार बात है। क्यों? क्योंकि अगर ए और बी बराबर हो गए तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। रीजन उसका क्या है? देखिए, वेक्टर ए की लंबाई वेक्टर बी की लंबाई के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर के हो गए तो ऑफ कोर्स ये क्या निकलेगा, इसके बीच का एंगल क्या होगा? इसका एग्जैक्टली आधा होता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसमें अल्फा बीटा बराबर होंगे, राइट? तो ये वाला केस गलत हो गया, ये वाला केस गलत हो गया, ये वाला केस भी गलत हो गया और ये वाला केस भी गलत हो गया। अगर आपका अल्फा छोटा होगा बीटा से तब ए जो होगा वो छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। ए बड़ा होगा, बी छोटा होगा। मतलब ए की लंबाई ज्यादा होगी तो ऑफकोर्स जो आपको रिजल्टेंट कुछ जैसे छोटा है, ये लंबाई छोटी, तो आपको कुछ इस तरीके से होगा। ये बड़ा होगा, रिजल्टेंट आपका आगे तक जाएगा, राइट? रिजल्टेंट आपका आगे तक जाएगा। अगर ये छोटा होगा रिजल्टेंट आपको पीछे को आएगा। ओके, क्योंकि इस पर भी डिपेंड करता है, इसकी हाइट तो फिक्स है। अगर ये लंबा हो गया, ठीक है, तो इसका रिजल्ट इधर को आएगा, ऐसे झुक जाएगा। मतलब बीटा अल्फा जो है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा था वेक्टर ए के बीच का एंगल, ये था ना। अल्फा क्या था? वेक्टर ये वाली जो बात है। तो ऑफ कोर्स ये वाला तो आप जब आप सोचेंगे चीजों को तो आपको ये वाला आंसर आपको गलत मिलेगा। तो ऑफकोर्स आपका आंसर क्या होगा? आंसर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। जो कंपोनेंट होगा क्या वो लेस देन होगा? बताओ। चलो आगे पढ़ लेते हैं। ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा छोटा होता है वेक्टर का। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड और नन ऑफ द अबव। तो 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो अगर आप पूछेंगे क्या कहेंगे, भाई देखो ये अगर ये कोई वेक्टर है कुछ इस तरह से, इसका जो कंपोनेंट होगा वो ऑफकोर्स एक्स, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? अगर ये कोई वेक्टर ए है तब इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा। मैं इसका मैग्नीट्यूड मान लेता हूँ, लंबाई मान लेता हूँ, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। आप कोई भी वैल्यू अगर आप लेंगे कॉस थीटा या साइन थीटा की, वो वैल्यू को छोटा कर देती है। तो ये बात होगी मैग्नीट्यूड की। ये बात मैं किसी कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट। ये बात किसी कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट। ये कोई वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट। यहाँ पर बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर नहीं होता है, कंपोनेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट होता है। ओके, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट होता है, वेक्टर का कंपोनेंट नहीं होता है, राइट? तो हम लोग नॉर्मली भाषा में बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं, वेक्टर की लंबाई का कंपोनेंट हम लोग निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इसलिए ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर आप कॉमन सेंस समझेंगे, आप नॉर्मल भाषा में आप बहुत बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर गलत होगा, बिकॉज वेक्टर की बात नहीं करते हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है, वेक्टर चेंज नहीं होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट कम होता है। तो ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता, ग्रेटर तो हो नहीं सकता और इक्वल भी नहीं होगा। ऑफकोर्स ये तो पता लगा क्योंकि cos थीटा मल्टीप्लाइड है, cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जो हो सकती है वो 1 हो सकती है और हमेशा इससे कम ही होगी। मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा की 1 हो सकती है, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती है।
अगर cos 0 है, cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, राइट। और बाकी जितना अगर cos थीटा मल्टीप्लाइड हो रहा है तो आप मान के चलिए उसका 99% चांस ये होगा कि वो 1 से छोटी कर देगा वैल्यू को, क्योंकि वो खुद 1 से छोटा होता है। क्योंकि अगर किसी भी वैल्यू में 1 से छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने 0.5 को 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, 0.5 को 3 का मतलब क्या है, तो किसका मतलब होगा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, राइट। अब अगर किसी वैल्यू को मैंने लेट्स से इसी वैल्यू को मैंने 5 से कर दिया तो ऑफकोर्स 15 हो जाएगा, राइट। तो आप एक से छोटी वैल्यू से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू छोटी हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, ये वेक्टर है कोई, वो वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट करा गया है, वर्टिकली अपवर्ड, राइट। वेक्टर बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ सकता हूँ, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, क्योंकि बहुत उस तरीके से डिजाइन करा हुआ है कि बच्चों को अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो वो कह रहे हैं कि वेक्टर ए जो है वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, वेक्टर बी जो है पॉइंट नॉर्थवर्ड। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है कुछ कैसे लेते हैं हम लोग, हमेशा डायरेक्शन को आप हमेशा ऐसे ही लेना, कोई से भी क्वेश्चन को सॉल्व करें आप, ये ईस्ट लीजिएगा हमेशा, इधर वेस्ट लीजिएगा, ऊपर ये नॉर्थ एंड इधर ये साउथ। ओके, तो अगर मैं ये कहूं कि भाई देखो ऐसा है, ये मेरा प्लेन है, ओके, तो अगर मैं इधर ईस्ट मान लूं, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और नीचे साउथ मान लेता हूँ, राइट। इधर देखिए, तो इधर मैंने ईस्ट माना, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब जो मेरा ए वेक्टर जो है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, अपवर्ड जो है वो है वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ये इस प्लेन में नहीं है, वो वर्टिकली कुछ इस तरीके से, मतलब इस प्लेन के अपवर्ड है, ये प्लेन है मेरा, राइट। ओके, तो वो इस प्लेन के वर्टिकली अपवर्ड है, बाहर की तरफ को है, तो ये कुछ इस तरीके से है। अब वो किधर को मूव कर रहा है, क्रॉस कैसे करना, बी से, और बी किधर को नॉर्थ है, तो ऑफकोर्स ये ऐसे करके आएगा, किधर को आएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, मतलब ये अपवर्ड था, अभी नॉर्थ की तरफ से मूव करेगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो जो आपका अंगूठा बता रहा है किधर बता रहा है, वेस्ट की तरफ को, तो आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, अलोंग दी वेस्ट। तो आपका आंसर ए यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ए क्रॉस बी का आप सिंपल सा नियम फंडा रखें, जिस तरह से आपको चलना है, जैसे ए क्रॉस बी करा गया है तो आप ए की डायरेक्शन में उंगली रखें और उस डायरेक्शन में मोड़ दें जिस डायरेक्शन में आपको क्रॉस करा गया है, लेट्स से बी की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन कैसी, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ थी, राइट। ओके, अब अगर लेट्स से वो ईस्ट की तरफ डायरेक्शन करता है, राइट, बी जो है वो नॉर्थ ना हो गए ईस्ट की तरफ होता, तो उसका आंसर क्या होता, नॉर्थवर्ड, क्योंकि नॉर्थ की तरफ मूव करता फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे गायब है। ये इतने क्वेश्चन थे यहाँ पे, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको कराने थे। ये मल्टीपल चॉइस के वाले क्वेश्चन थे जो आपको देखना थे, जो एक आंसर करेक्ट है इसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास सामने है, इसमें मोर देन 1 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आ गई है, यहाँ पे मैंने इतने क्वेश्चन आपको कराने थे, जो ये एचसी वर्मा सर के क्वेश्चन थे सारे, राइट। अगर आपको कोई डाउट लगता है या कुछ समझने में नहीं परेशानी हुई हो तो आप मुझे नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मेरा ईमेल पड़ा होता है, आप मुझे वहां पे अपना जो कंसर्न है, जो प्रॉब्लम हुआ बता सकते हैं, मैं आपको पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा दिखता नहीं होगा बहुत से लोगों को, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दूंगा, यस, थोड़ा अब मुझे लगता है काफी लोगों को विजिबल हो जाएगा ये। तो अ सिचुएशन में बी डिस्क्राइब्ड by using different set of coordinate axes, right। सिचुएशन को सही से डिस्क्राइब करी गई है, different set of coordinate axes having different orientation, which of the following do not depend on the orientation of the axis, axis के orientation पे कौन डिपेंड नहीं करेगा, does not depend on the orientation of axis, right।
तो ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस पे कौन डिपेंड नहीं करेगा ये बताना है। तो ओरिएंटेशन अगर आप चेंज कर रहे हैं एक्सिस का, लेट्स से ये अभी एक्स एक्सिस, ये एक्स है ये वाई है, राइट, मतलब ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ऊपर, तो इसका ओरिएंटेशन हम लोग चेंज करते हैं कुछ तरह से। तो कौन सी चीज चेंज नहीं होगी? वैल्यू ऑफ ए स्केलर, ऑफ कोर्स ये चेंज नहीं होता है, एक्सिस पे डिपेंड ये चीज नहीं करती है, वो तो एक फिक्स वैल्यू है जो लंबाई होती है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, यहाँ पे जो है, यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे अभी हम लोग उसको रोकते हैं, आप सोचिए ये वाला आंसर होगा या नहीं होगा। वेक्टर, वेक्टर डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन चेंज होगा, राइट, ओरिएंटेशन चेंज होगा, उससे इस पर डिपेंड नहीं करेगा, बताइए करेगा या नहीं करेगा। चौथा जो ऑप्शन है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। आप ओरिएंटेशन कितना भी चेंज कर लीजिए, वो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होने वाला, लंबाई चेंज नहीं हो सकती वेक्टर की। तो ऑफ कोर्स ये तो आंसर दोनों हैं। अब आपको ये चूज करना है कि बी और डी, बी और सी में से कौन सा करेक्ट होगा। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? कंपोनेंट डिपेंड कर रहा है उसके एंगल पे। अगर लेट्स से यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये कुछ वाई एक्सिस है। अब मैंने ये एक्सिस कुछ रोटेट कर दी, मैं पेन चेंज कर लेता हूं और एक्स एक्सिस को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ये वाई एक्सिस है ओके, और ये कुछ एक्स एक्सिस है, ये कुछ एक्स एक्सिस है। तो अगर इसमें लेट्स से मैं इस वाले एक्सिस में जो तुम्हारे पास ग्रीन वाला था, ग्रीन वाला जो एक्सिस थी एक्स वाई, इसमें ये कोई वेक्टर था यहां पर, ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है ओके, ये कोई मैग्नीट्यूड है इसका ए मैग्नीट्यूड। अब यही वेक्टर क्या है, इधर है, इस एक्सिस में है। तो देखो वेक्टर की लंबाई चेंज नहीं हो सकती, मतलब वैल्यू ऑफ स्केलर भी चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा वेक्टर का, और इटसेल्फ वेक्टर भी चेंज नहीं होगा। भाई वेक्टर ए जो इधर है वो ऑफ इधर हो जाएगा, वेक्टर जितना एंगल इधर है उतना एंगल इस वाले एक्सिस से हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी तीन चीजें चेंज नहीं हो सकती, स्केलर, वेक्टर और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर चेंज हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा ओके। तो आपका ए डी और सी इज द करेक्ट आंसर, ए सी और डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि देखो भाई ऐसा है, सी वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के बराबर है। तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर ए को वेक्टर बी में जोड़ा है तब सी मिला है, राइट। ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं रिजल्टेंट है, सी क्या है, सी एक रिजल्टेंट दिख रहा होगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो सी क्या है, एक रिजल्टेंट होगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जिनको जोड़ा जा रहा है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट तो वो कह रहा है जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, देखो अगर ये रिजल्टेंट है तो उसका अगर मैंने मॉड लगा दिया तो ये मैग्नीट्यूड बन गया। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट की जो लंबाई है इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, क्या हमेशा बड़ी होगी ऐसे, पहला क्वेश्चन, पहला आंसर। दूसरा है इट इज पॉसिबल टू हैव वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो ए से छोटा हो एंड बी से भी छोटा हो सकता है, ए से भी छोटा हो सकता है और बी से भी छोटा हो सकता है। कैसा हो सकता है, ये है सी वाला जो प्रॉब्लम है, सी वाला जो आंसर है वो सी मतलब जो सी है, बी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, यही सम के बराबर होगा, डायरेक्ट सम के बराबर होता है। मतलब किसी वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ऑलवेज इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे वाले मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इतना इजी होता है? नो, कभी नहीं होता, क्योंकि हम क्या लगाते हैं, हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पहले वाला मैग्नीट्यूड, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, दूसरे वाले मैग्नीट्यूड मान लिया बी, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं चीजों को, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जोड़ते तो ये तो आंसर गलत ही हो गया,
राइट, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज नेवर, क्या कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि ए प्लस बी के बराबर कभी नहीं हो सकता? यस, ये कभी नहीं हो सकता ए प्लस बी के बराबर। ओके ओके, ये कभी ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं हो सकता, तो ये वाला आंसर भी सही है। तो लेट ये तो सही है, डी वाला कभी कभी भी बराबर नहीं हो सकता। या हो सकता है, ये बराबर कब हो सकता है? C is never equal to vector magnitude of vector A plus magnitude of vector B, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ आंसर सही हो गया। C is possible to have A से छोटा हो सकता है, B से भी छोटा हो सकता है, कैसा हो सकता है? C is always greater than A। ये कहना सही है कि A से हमेशा बड़ा होगा, तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर लेट से आपने वेक्टर कुछ A इस तरह से बनाया और ये कुछ वेक्टर बी है, राइट, तो मैं काम करता हूँ मैग्नीट्यूड बना लिया हूँ, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम बनना चाहिए ना इस तरीके से, ये पैरेललोग्राम बनेगा। ओके, तो ए से छोटा हो सकता है। अगर लेट से आपके पास ए जो है बहुत बड़ा है, ए बहुत बड़ा है, और बी जो है आपका छोटा है, बी आपका छोटा है, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का होगा, और ये जो लंबाई होगी इसके पैरेलल बन जाएगी, ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, और ये इसके पैरेलल आ जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा ए से बड़ा होगा। कई बार ठीक है, यस, ये हमेशा बड़ा होगा, तो आंसर ए हो गया। इट इज पॉसिबल टू हैव वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो ऐसे छोटा भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो ऑफ कोर्स ये आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर है और हमारा ये आंसर है। ठीक है, ये दो हमारे आंसर, मतलब आंसर ए एंड डी है, आंसर ए और डी हो जाएगा। इट इज पॉसिबल टू हैव वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट जो है वो ए से छोटा हो और बी से भी छोटा हो मैग्नीट्यूड, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी बनेगा पैरेललोग्राम ही बनेगा, और डायगोनल जो होगा ऐसा हो सकता है। पता है किस सिचुएशन में हो सकता है? अगर लेट्स से कोई एक वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है, राइट, ये कुछ वेक्टर बी है, ये कुछ वेक्टर ए है, दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो छोटा हो सकता है इससे, कि हमेशा बड़ा होगा, तो ऑफकोर्स ये वाला आंसर गलत हो गया। तो ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन नहीं हो सकता, तो ये आंसर गलत हो गया। क्या इट इज पॉसिबल टू हैव, ऐसा ये पॉसिबल है? हाँ, तो ये हमारा आंसर पॉसिबल हो सकता है, मतलब ए नहीं होगा, बी और डी आंसर होगा। सी इज ऑलवेज इक्वल टू दिस नहीं, तो गलती है। नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर कौन सा होगा? हमारा ये भी आंसर ठीक है, बी वाला और डी वाला, तो ये दोनों आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये भी कोई वेक्टर जीरो नहीं है और ये भी वेक्टर जीरो नहीं है, और उनके बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है, एंड इट्स रिजल्टेंट इज सी। मतलब वो दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री। तो यहाँ पे ये वर्टिकल एंगल कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा। ठीक है, टोटल, क्योंकि टोटल कितना है? टोटल तो 120 है ना, टोटल तो 120 है। तो अगर मैं पेन से ड्रॉ कर दूँ तो टोटल एंगल 120 है, ये ऐसा करता हूँ, ये 120 कर देता हूँ, और कितना कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। टोटल एंगल 120 है और ये वाला जो एंगल है ये 30 हो जाएगा। ठीक है, सही है, ओके। तो इट्स रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट भी सी वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है? सी वेक्टर है। तो वो कह रहा है सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को घटाया जाएगा, तो आपको जो पैरेललोग्राम बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा।
ये कुछ इस तरीके का पैरेललोग्राम बनेगा, ये आएगा और ये कुछ आएगा, और जो रिजल्टेंट आएगा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इनसे बीच से ये कुछ पैरेललोग्राम बना लेगा। तो ये साइड जो होती है हमेशा इसके पैरेलल होती है, और ये साइड इस वाली साइड के हमेशा पैरेलल होती है। ओके, तो आप इस सिचुएशन में देख रहे होंगे कि ये जो मैग्नीट्यूड है ना ए का, ये जो मैग्नीट्यूड है ए का, तो आप क्या कर रहे हैं, ए में से बी घटाएंगे, सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी, सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी। सी क्या है, सी मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, इसका ये सी है, सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी, सी मे बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो अगर ए में से बी घटा दें तब, ए में से बी घटाने क्या मतलब, तो ए का मैग्नेट यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ये होगा ए प्लस बी, ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे सी ए प्लस बी होगा। अगर सिचुएशन मैंने इसका उल्टा कर दिया, लेट्स से ये बी वेक्टर है, मैं यहाँ पे ये जो वेक्टर होगा क्या होगा एग्जैक्टली माइनस का बी वेक्टर होगा, तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा इसका माइनस का बी होगा। ओके, मैग्नीट्यूड मतलब माइनस का बी नहीं होगा, वेक्टर माइनस का बी हो जाएगा, तो ठीक है माइनस का बी वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर इस तरह से लिखा होगा, ओके, वेक्टर बी माइनस में, क्योंकि प्लस में था ये माइनस में होता है। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। पैरेललोग्राम अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये इसके पैरेलल एक लाइन आएगी, इस तरीके का पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये इसके पैरेलल आएगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी, तो रिजल्टेंट इनके बीच में से आएगा, ये कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा, ये इनका रिजल्टेंट आ गया, दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए आप, ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये तो नहीं कर सकते, मस्ट बी इक्वल, ये तो नहीं कर सकते इक्वल होगा, तो सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, ये भी नहीं कर सकते, सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी, हाँ ऑफ कोर्स ग्रेटर देन तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर एंगल 120 डिग्री का है तो ये कुछ वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, दूसरा वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, तो जो उसका माइनस बी वाला जो वेक्टर होगा ये तो अभी भी ए ही है, ये जो बी होगा ये ऐसा हो जाएगा, मतलब अब ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा बीच में से आएगा, और ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन पे, ये इसके पैरेलल आ जाएगा और ये लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी, तो ऑफकोर्स ये जो होगा हमेशा ग्रेटर देन ए माइनस बी होगा, और सी मस्ट बी इक्वल, सी मे बी इक्वल टू ए माइनस बी, क्या ये इसके बराबर हो सकता है, तो यही तो सिचुएशन होगी कि भाई जो है, तो हमारा ये सी वाला जो आंसर है वो तो डेफिनेटली करेक्ट है, सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी, तो ये डेफिनेटली करेक्ट है और यही आपका आंसर भी है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोल रहा है एक्स कंपोनेंट ऑफ अ रिजल्टेंट। क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लीजिए, क्वेश्चन आपको सामने लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, एक्स कंपोनेंट ऑफ अ रिजल्टेंट फॉर सेवरल वेक्टर्स, बहुत से वेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कोई प्लेन ड्रॉ कर लिया एक्स वाई, ये मेरे पास कोई प्लेन है, अभी मैंने इसमें क्या है बहुत से वेक्टर ड्रॉ कर लिया, मैं पूरा बड़ा कर लेता हूँ उसको पूरा, राइट। अब यहाँ पे मैंने मेरे बहुत से वेक्टर ड्रॉ कर लिए, ये कुछ वेक्टर है यहाँ पे इस तरीके से, राइट, और ये कुछ वेक्टर है कुछ यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक वेक्टर है, ओके, हो सकता है कुछ इस तरह से कोई एक वेक्टर है, हो सकता है कुछ इस तरीके से कोई वेक्टर हो, राइट। तो इनके एक्स कंपोनेंट, अगर मैं इसका एक्स कंपोनेंट निकालूंगा तो कुछ इधर को आ जाएगा एक्स कंपोनेंट, है ना, जैसे अगर थीटा है, और ये वाला ग्रीन वाले का जो एंगल है वो है θ2, θ1 कह सकते हो, और ये ग्रीन हरा वाला पीला वाला जो है इसका एंगल मैंने मान लिया अल्फा है, और वाइट वाले का मैंने एंगल यहाँ से मान लिया, ये कुछ कितना है, ये θ2 है, θ2, राइट, और ब्रिंजल वाले का मैंने यहाँ से एंगल मान लिया, ये कुछ θ। तो बोल रहा है एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर, इन सबको एक्स कंपोनेंट निकालने तो उसका एक्स कंपोनेंट इधर को आ जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब रेड वाले का इधर को एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, है ना, इधर वाला इसका आ जाएगा एक्स कंपोनेंट, इसका वर्टिकल इधर को आएगा, इसका वर्टिकल इधर को आ जाएगा। आप स्क्रीन पे देखिए इसका एक्स कंपोनेंट, देखो एक्स कंपोनेंट हमेशा वो होगा
मतलब एक्स कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। इसका एक्स कंपोनेंट इधर को आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इधर को आ जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट इधर को आ जाएगा, वर्टिकल इधर को आ जाएगा, इसका एक्स इधर को आ जाएगा, वर्टिकल इस डायरेक्शन में आ जाएगा, माइनस में, माइनस वाई में। तो बोला इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किसका, सेपरेट वेक्टर से एक्स कंपोनेंट का, is equal to the sum of the x component of a vector, may be smaller than the sum of the magnitude of the vectors, may be greater than the sum of the magnitude of the vectors, may be equal to the sum of the magnitude of the vectors। देखो क्वेश्चन को किस तरह से रीड करना है वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन का जब आंसर बताऊंगा आपको इजी लगेगा। तो is equal to the sum of the x component of a vector, sum of the equal to the sum of the x component in the vector, जो x कंपोनेंट है ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द सेपरेट वेक्टर इक्वल टू द सम ऑफ द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, यस, मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, हो सकता है, ये भी हो सकता है, मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये भी हो सकता है, मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, इक्वल टू नहीं हो सकता, राइट। तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास ए, बी और सी हो सकता है, हमारे पास ए, बी और सी इसका आंसर हो सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं किसका, दो वेक्टर का हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए एंड बी ग्रेटर देन ए बी। तो अगर हम लोग इसका ए क्रॉस बी निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट जब करते हैं वेक्टर्स का, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप आपका दिखा रहा है कि ये वेक्टर, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इन दोनों का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए बी के बराबर होगा, मस्ट बी ग्रेटर देन ए बी। ये मस्ट भी नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज साइन थीटा मल्टीप्लाइड है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बराबर हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती 1 से। तो ऑफकोर्स जब कोई छोटी वैल्यू मल्टीप्लाइड हो रही है बी में, 1 से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाइड हो तो ऑफकोर्स ये पूरा जो रिजल्टेंट आएगा उसका ये 1 से छोटा आ जाएगा, 1 छोटा है तो ऑफकोर्स ये जो वैल्यू आ जाएगी वो छोटी हो जाएगी, तो ग्रेटर देन तो नहीं हो सकती। तो इक्वल टू ए बी के बराबर हो सकती है, यस, ये हो सकता है आंसर। लेस देन ए बी, ये भी हो सकता है, एंड इक्वल टू जीरो कब होगा, इक्वल टू जीरो कब होगा, जब ए और बी एक दूसरे पे 90 डिग्री पे, क्योंकि साइन जब ए और बी एक दूसरे से 0 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ये कोई वेक्टर है, दूसरा भी, ये भी कोई वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है यहाँ पर, एंगल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देख लेता हूँ, दूसरा वाला दिख रहा है, देख लीजिए। मैंने 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, 2 वेक्टर ड्रॉ कर दिए, ए और बी। लेट्स से ये ए है और ये मेरा बी है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। इस केस में जो है इक्वल टू 0 हो सकता है, यस हो सकता है दो प्रोडक्ट का। तो हमारे पास ए आंसर हो सकता है, बी आंसर हो सकता है और डी आंसर हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब वेक्टर अच्छा, तो एक काम करो, यहाँ से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो अभी यहाँ पे मैं वीडियो को रोक रहा हूँ और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ओके। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है पढ़ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, जिनको लोगों को फायदा मिल सके इस चीज का, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो मोस्टली कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात नहीं करते हैं। बाकी जो इम्प्रूवमेंट है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको और इम्प्रूव करने की। बाकी आप सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।